नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है YouTube चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर। दोस्तों, हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, 2 क्लासें पूर्ण हो चुकी है। आज क्लास नंबर 3 पढ़नी है और आज की क्लास थ्योरेटिकल पार्ट ही रहेगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि विभ्रम के और कौन से प्रकार होते हैं। तो कल हमने 4 प्रकार के विभ्रम पढ़े, 2 प्रकार के विभ्रम और होते हैं। तो लिखेंगे इसमें सांख्यिकीय विभ्रमों के 2 प्रकार। कौन कौन से 2 और प्रकार है? तो आप जानते हैं कि विभ्रम का मतलब होता है एरर। तो जो स्टेटिस्टिकल एरर है उनके 2 टाइप और होते हैं। एक तो होते हैं बाइस्ड और एक होते हैं अनबाइस्ड। देखो, बाइस्ड का मतलब होता है जब हम जानबूझकर पक्षपात करके किसी विभ्रम को उत्पन्न करते हैं, मतलब जानबूझ के एरर करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विभ्रम या एरर करते हैं, तो उसे हम बाइस्ड कहते हैं। बाइस्ड का मतलब होता है एक तरफ झुक जाना, या मतलब आप 2 व्यक्ति हैं और उनमें से एक का पक्ष लेते हैं, तो आप पक्षपात कर रहे हैं। तो पक्ष लेने का मतलब हो गया कि आप उस व्यक्ति की तरफ झुक चुके हैं। तो जिस व्यक्ति की तरफ हम झुक चुके हैं उसकी तरफ हम पक्षपात कर रहे हैं, इसका मतलब उसका पक्ष हम ले रहे हैं। तो जहां पे पक्षपात करके जो एरर लाए जाते हैं, जानबूझ के एरर लाए जाते हैं, उनको कहते हैं बाइस्ड। और हिंदी में इनका एक नाम और है, अभिनत। देखो, ये हिंदी वाला नाम ध्यान रखना है, अभिनत विभ्रम। अभिनत का मतलब होता है बाइस्ड, जहां हम एक तरफ झुक जाते हैं, वो वाला एरर। तो पक्षपात पूर्ण या अभिनत विभ्रम। दूसरा है इसका जस्ट उल्टा, जब हम पक्षपात नहीं करते उसके बावजूद भी कोई एरर आ जाती है। जैसे कई बार भूलवश, मतलब हम भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, जैसे कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु की रेट 1000 रुपए लगानी थी। अब गलती से वो रेट 1000 की बजाय 1100 रुपए लग गई, या बही खाते में लिखते वक्त 1000 की बजाय आपने 1100 रुपए की एंट्री कर ली। तो ऐसी कंडीशन में भूलवश की जो एरर हुई है, तो उसको हम कहेंगे अनभिनत, मतलब हमने अनबाइस्ड रह के उस एरर को अंजाम दिया है। तो बाइस्ड में और अनबाइस्ड में आप अंतर जान चुके हैं। अब मैं इनको देखो लिख रखा है और ये नोट्स में सारे आपको मिल ही जाएंगे, तो एक बार पढ़ के सुना देता हूं। देखो, उन विभ्रमों को अभिनत मतलब बाइस्ड एरर कहते हैं जो प्रगणकों, प्रगणक का मतलब होता है जो गणना करने वाले हैं, ठीक है, या सूचकों, सूचक का मतलब होता है जो सूचना देने वाले होते हैं। कल हमने पढ़ा था एक तो प्रश्नावली विधि और एक कौन सी विधि, अनुसूची विधि। तो उन 2 विधियों में अनुसूची विधि में प्रगणक थे और प्रश्नावली विधि में सूचक थे। प्रश्नावली विधि में सूचक है वो आपको सूचना भर के आपको दे रहे थे, और प्रगणक विधि में, मतलब जहां पे हम अनुसूची विधि यूज कर रहे थे, तो उसमें प्रगणक मतलब गणना करने वाला स्वयं है वो सूचना भर रहा था। तो या तो प्रगणकों द्वारा जैसे मैं सूचना कलेक्ट कर रहा हूं तो मैं हो गया प्रगणक, या सूचकों द्वारा, मतलब जैसे आप मुझे सूचना दे रहे हैं तो आपके द्वारा। पक्षपात मतलब जानबूझ के या माप यंत्रों के दोषों के कारण से। जैसे माप यंत्र है, मान लीजिए आपको वजन तोलना है और वजन तोलने वाली मशीन ही खराब है, तो आपको पता है हर बार वजन है वो गलत ही आएगा। अब मान लीजिए कि ये जो मशीन है वो हर बार कम वजन तोलती है, तो आप जितनी भी बार ट्रांजेक्शन करेंगे हर बार वजन कम कम आता रहेगा। और ऐसा होगा कि जैसे 10 किलो की बजाय 9 किलो वजन तोल रहा है तो 1 किलो की कमी, अगली बार मान लो 20 किलो तोला तो उसमें 2 किलो की कमी, तो टोटल मिला के 3 किलो की कमी। ऐसे ही आप 1 क्विंटल तोलेंगे तो उसमें 10 किलो की कमी। तो ये जुड़ता रहेगा। मतलब ये जो पक्षपात पूर्ण जो विभ्रम होते हैं उनकी प्रकृति होती है जुड़ने वाली, मतलब वो जुड़ जुड़ के फिर बढ़ते रहते हैं। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है कि उन विभ्रमों को अभिनत विभ्रम कहते हैं जो प्रगणक या सूचकों के पक्षपात या माप यंत्रों के दोषों के कारण से उत्पन्न होते हैं। अभिनत विभ्रम एक ही दिशा में होते हैं, जैसे या तो वजन कम तोलेगा तो वो हर बार वजन कम तोलेगा, या वजन ज्यादा तोलने वाली कोई मशीन है, मतलब उस मशीन में ऐसी खराबी है कि वो वजन ज्यादा तोल रही है तो वो हर बार ज्यादा वजन तोलेगी। तो ये संचयी प्रकृति के होते हैं। संचयी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, मतलब जुड़ते जाते हैं। जैसे एक बार जो एरर आई तो बार बार वही एरर आएगी, तो वही एरर बढ़ती जाएगी। कैसे? मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे जिस दुकानदार से मैं सामान खरीदता हूं उसको हर बार नुकसान पहुंचाना है।
अब आप सामान खरीदते हैं तो आप हर बार क्या करते हैं कि वजन ज्यादा तोल के ले आते हैं, तो उस दुकानदार वाले को नुकसान हो रहा है। अब आप अगली बार जाएंगे तो पुनः आप क्या करेंगे, ज्यादा वजन तोल के ले आएंगे और उसको उसके एवज में पैसे कम दे के आएंगे। तो हर बार आप पैसे कम देते हैं तो उसका नुकसान बढ़ता जाएगा और आपका फायदा है वो इधर से बढ़ता जाएगा। तो संचयी प्रकृति का मतलब होता है कि उसके जो घाटा है वो बढ़ रहा है और आपके जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है। तो दोनों ही चीजें एक साथ बढ़ती है, एक पक्ष को नुकसान बढ़ता रहता है और दूसरे को फायदा बढ़ता रहता है। इस कारण से ये संचयी प्रकृति के होते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव प्रकृति के ये होते हैं। दूसरा है देखो पक्षपात रहित या अनभिनत विभ्रम, मतलब अनबाइस्ड एरर। ये जो एरर है वो क्यों आते हैं, संयोगवश या मान लीजिए मानवीय भूल के कारण से। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बस में अपन टिकट लेते हैं, तो मान लीजिए उसने 130 रुपए की टिकट काटी और आपने उसको 200 रुपए का नोट दे दिया। अब वो 70 रुपए आपको वापस देना चाहता है, लेकिन गलती से उसने 170 रुपए आपको दे दिए। तो ये क्या हुआ कि उसको 100 रुपए का नुकसान हो गया, आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन हो सकता है कि कभी कभार आप उसी बस में रेगुलर सफर करते हैं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने 200 रुपए का नोट दिया और उसने 130 काटने थे, 70 वापस देने थे। अब 70 रुपए वापस देने की बजाय उसने 30 रुपए वापस दे दिए और 70 रुपए रख लिए। तो यहाँ पे कभी उसको नुकसान, कभी आपको नुकसान। तो ये जो दोनों नुकसान है वो एक दूसरे की भरपाई कर देंगे। कई बार क्या होता है, जैसे हम गलती से किसी दुकानदार से वस्तु खरीद लेते हैं और उसके बाद में गलती से उसको पेमेंट देना भूल जाते हैं। अब मान लीजिए वो अपना रेगुलर ग्राहक है, मतलब हम उसके रेगुलर ग्राहक हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम फ्री में वस्तु ले आते हैं, भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम वस्तु खरीद लेते हैं और उसकी दुकान पे ही भूल जाते हैं। तो कई बार हमें नुकसान, कई बार उसको नुकसान, तो दोनों है वो आपस में बैलेंस हो सकते हैं, ऐसी संभावना इसमें रहती है। तो ये एक दूसरे को मतलब बैलेंस कर देते हैं। तो यही लिखा हुआ इसमें कि जब पक्षपात रहित, मतलब बिना पक्षपात के, या अनभिनत विभ्रम, मतलब जबकि पक्षपात रहित या अनभिनत विभ्रम जो होते हैं वो पक्षपात के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। हम जानते हैं क्योंकि पक्षपात के कारण से तो 22 एरर होते हैं, ये पक्षपात के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। बल्कि प्रगणक, मतलब जैसे मैं गणना करने वाला हूं, या सूचक मतलब आप सूचना देने वाले हैं, उनकी असावधानी के कारण समंकों में संयोगवश ही उत्पन्न हो जाते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये एक दूसरे को काटने की, एक दूसरे को बैलेंस करने की इनकी प्रकृति होती है। तो आप इसमें यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इनमें एक दूसरे को बैलेंस करने की प्रकृति होती है, मतलब एक दूसरे को समायोजित करने की प्रकृति होती है। ठीक, अब अगला है विभ्रमों का माप, मेजर ऑफ एरर्स, मतलब एरर है उसका हम पता लगाते हैं। तो दो प्रकार की, देखो एक तो सीधा सीधा होता है, एक तो होता है देखो लाभ, एक होता है प्रतिशत लाभ। ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग अवधारणा है। लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो लाभ होता है। लेकिन प्रतिशत लाभ होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के अलावा क्रय मूल्य पर कितना हुआ उसके हिसाब से भी होता है। मतलब प्रतिशत लाभ होता है वो ऐसे होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बट्टा क्रय मूल्य, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा करना होगा 100 से। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को हम जनरली क्या लिख देते हैं, लाभ, और बट्टे में ये क्रय मूल्य है और ये गुणा 100, ये रहता है। ठीक, प्रतिशत लाभ का सूत्र आप सब जानते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये लाभ कहां से आया, तो ये आया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। अब इसमें भाग देना पड़ा क्रय मूल्य का, तो ये कौन सा हो जाता है, सापेक्ष, मतलब ये इस क्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ कितना हुआ वो आ गया। जब इसी सापेक्षता को हम 100 के सापेक्ष ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए का व्यापार किया, उसमें आपको 100 रुपए का लाभ हुआ, तो आप कह सकते हैं 1000 रुपए की तुलना में 100 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन जब मैं कहूं प्रतिशत में बताओ, तो आप कहेंगे कि 10% लाभ हुआ, इसका मतलब 100 रुपए की तुलना में 10 रुपए का लाभ हुआ, अर्थात 100 रुपए का व्यापार करने पर 10 रुपए का लाभ हुआ। तो एक तो होता है कौन सा, निरपेक्ष, एक होता है कौन सा, सापेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष आप समझ चुके हैं
कि जब सीधा सीधा अंतर निकालते हैं तो हमें होता है निरपेक्ष, और जब किसी के बट्टे में मतलब किसी का भाग देके और उसकी तुलना में जब हम लाभ या हानि निकालते हैं तो वो होता है सापेक्ष। अब विभ्रम है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो निरपेक्ष विभ्रम। विभ्रम जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिक्स जो है, सांख्यिकी जो है, वो एक अनुमानों का विज्ञान है। तो अनुमानों के विज्ञान में एक तो होता है वास्तविक मूल्य और एक होता है अनुमानित मूल्य। स्टैटिक्स में दो प्रकार के मूल्य होते हैं। तो अनुमानित मूल्य और जो वास्तविक मूल्य है, एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों के जो बीच का अंतर है उसी को हम विभ्रम कहते हैं। तो आपको सबसे पहले निरपेक्ष विभ्रम निकालना है, तो आप सापेक्ष जो वास्तविक मूल्य है और जो अनुमानित मूल्य है उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो आपको निरपेक्ष विभ्रम प्राप्त हो जाएगा। और इसमें यही लिखा हुआ देखेंगे, वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य के अंतर को निरपेक्ष विभ्रम कहते हैं। अब जो गणित जानते हैं वो समझ चुके हैं कि लाभ जो होता है वो एक निरपेक्ष मान होता है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो वो एक निरपेक्ष मान है, जबकि प्रतिशत लाभ है वो एक सापेक्ष मान है, वो 100 की तुलना में कितना हुआ वो होता है। अगला है, फिर देखो इसका सूत्र भी बन गया कैसे। निरपेक्ष विभ्रम को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ए से लिया ए और एरर से लिया ई, ठीक। तो एब्सोल्यूट से ए ले लेंगे, एरर से ई ले लेंगे, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए ई। अब ये एब्सोल्यूट एरर कैसे आया, तो ये वास्तविक मूल्य, मतलब वास्तविक मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल वैल्यू इसको, और जो अनुमानित मूल्य है उसको कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू, इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष एरर, मतलब निरपेक्ष विभ्रम या निरपेक्ष एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बराबर ए माइनस ई, जहां ए का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक वैल्यू, और ई का मतलब हो गया एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब अनुमानित वैल्यू। अनुमानित मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष विभ्रम कहते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, अब ये हमेशा के लिए याद हो गया होगा। दूसरा हो गया सापेक्ष विभ्रम। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जब प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो इस क्रय मूल्य का बट्टे में यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब भाग भी दिया जाता है। जब इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से गुणा किया जाता है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं निकालना है, केवल सापेक्ष विभ्रम ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखो ए माइनस ई और बट्टे में ई, वो हम अगले पेज पे लिखेंगे। तो सापेक्ष विभ्रम नोट कर लीजिए, रिलेटिव एरर तुलनात्मक विश्लेषण में। देखो यहाँ पे क्या है, तुलनात्मक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब आप तुलना करते हैं किसी चीज की, जैसे यहाँ पे प्रतिशत लाभ का मतलब होता है कि आप 100 से तुलना कर रहे हैं, मतलब 100 के कंपेयर में कितना लाभ हुआ वो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर आप प्रतिशत हानि ज्ञात करते हैं तो 100 रुपए के व्यापार में जितनी हानि हुई वो प्रतिशत हानि है। तो आप 100 से कंपेयर करते हैं तो वहां पे तुलना हो गई 100 से। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब आप तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहते हैं तो तुलनात्मक विश्लेषण में विभ्रमों की निरपेक्ष माप ठीक ठीक मार्गदर्शन नहीं कर पाती है। मतलब जब हम तुलना करके स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो सीधा अंतर है वो उतना फायदेमंद नहीं होता। तो इस कारण से सापेक्ष विभ्रम की गणना की जाती है, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला पेज देखते हैं। आगे देखते हैं, निरपेक्ष जो विभ्रम है वो हमने अभी पढ़ा था कि एक तो होता है देखो सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष विभ्रम तो है सीधा सीधा अंतर, मतलब जैसे आपको लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो हो गया निरपेक्ष मान। अब सापेक्ष मान ज्ञात करने के लिए जो निरपेक्ष मान है उसमें हमें किसी चीज का भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे निरपेक्ष विभ्रम जो है वो था क्या, देखो निरपेक्ष विभ्रम था एब्सोल्यूट एरर ए ई बराबर एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, ये तो था निरपेक्ष। अब जब इसको सापेक्ष में बदलना हो, मतलब रिलेटिव में बदलना हो, रिलेटिव एरर ज्ञात करनी हो, तो हमें इसका मतलब जैसे हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य उसमें भाग दे रहे थे क्रय मूल्य का, वैसे ही हम
इसको विक्रय मूल्य माने, इसको क्रय मूल्य माने, तो इस क्रय मूल्य का भाग देंगे, मतलब हम ज्ञात करेंगे a माइनस ई बट्टा ई, तो आ जाएगा कौन सा, सापेक्ष विभ्रम या रिलेटिव विभ्रम। ठीक, तो बहुत ही आसान है। देखो ये इतना तो क्या था, निरपेक्ष विभ्रम। इस निरपेक्ष विभ्रम में एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब अनुमानित मूल्य का भाग देने से सापेक्ष विभ्रम प्राप्त हो जाता है। यही चीज मैंने लिख दी कि निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुपात। देखो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि a अनुपात b बराबर होता है a बट्टा b। जैसे यहाँ पे लिखा हो राम और श्याम, इन दो की जो आय है उसका अनुपात है 2:3। मतलब राम की आय थी 20,000 और श्याम की आय थी 30,000। अब दोनों में हमने अनुपात लगा दिया। अनुपात को सरल करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, आएगा 2:3। अगर मैं इस अनुपात को ऐसे भी लिख देता राम बट्टे श्याम, तो भी देखो क्या आता, 20,000 बट्टे 30,000, तो भी क्या होता, 4 जीरो से 4 जीरो कटते और आता 2/3। तो आप अनुपात को 2/3 लिखो, चाहे 2:3 लिखो। तो यहाँ पे ये a वैल्यू है मान लीजिए और ये कोई b वैल्यू है, मतलब ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, तो ये बट्टा ये आप इसको अनुपात भी लिख सकते हैं। तो किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष अनुपात जो होता है। और ये क्या है, ये है सापेक्ष निरपेक्ष, और इस किसके सापेक्ष, एस्टिमेटेड वैल्यू के सापेक्ष, मतलब अनुमानित मूल्य के सापेक्ष। तो वही चीज मैंने लिखी है कि अनुमानित मूल्य से अनुपात, मतलब निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुपात। अनुपात का मतलब हो गया बट्टा। ये क्या कहलाता है, सापेक्ष विभ्रम कहलाता है। तो यहाँ पे अनुपात का मतलब हो गया बट्टा, मतलब उसकी कंपैरिजन में या उसकी तुलना में क्या मान आ रहा है वो कहलाता है कौन सा, सापेक्ष विभ्रम कहलाता है। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो सापेक्ष विभ्रम होता है रिलेटिव एरर। तो सापेक्ष जब मान ज्ञात करना हो तो किसके सापेक्ष में, तो अनुमानित मूल्य जो है, एस्टिमेटेड मूल्य है, उसके सापेक्ष में कितना एरर आ रहा है। तो एरर हो गया a माइनस ई। ठीक, तो रिलेटिव एरर आप लिखेंगे आर ई बराबर a माइनस ई बट्टा ई। सीधे सीधे शब्दों में समझेंगे तो देखो एक तो था लाभ, ये तो था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और एक था प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सीधा सूत्र तो होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य और गुणा 100। लेकिन यहाँ लाभ की जगह अगर मैं ये लिख दूं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, और ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देता हूं। तो जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो ये बचेगा लाभ, लेकिन कौन सा, सापेक्ष लाभ। अब किसके सापेक्ष, तो इस बट्टे वाले के सापेक्ष। अब वापिस इसको समझो, बट्टे में क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब अनुमानित मूल्य। तो अनुमानित मूल्य से अनुपात मतलब अनुमानित मूल्य के सापेक्ष। वही चीज लिखी है कि निरपेक्ष विभ्रम का मतलब इसका अनुमानित मूल्य से अनुपात, मतलब इससे अनुपात या इसके सापेक्ष अनुपात है, वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष विभ्रम कहलाएगा। ठीक, आपको ये सूत्र जरूर याद रखना है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे ये सवाल है कि दो समूह के अन्वेषण से मतलब इन्वेस्टिगेशन से अन्वेषण के परिणाम स्वरूप निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। जैसे ये एक समूह है, पहला ए समूह है और ये दूसरा है ब समूह है। अब वास्तविक मूल्य इस ए समूह के लिए वास्तविक जो एक्चुअल वैल्यू है मतलब स्मॉल ए, इसका मान कितना है 60, और अनुमानित मूल्य मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका मान है 50। तो इसके लिए पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आप पहले निरपेक्ष वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो a माइनस ई 60 माइनस 50 कितना हो गया 10, और इसके लिए जो निरपेक्ष वैल्यू है वो 230 माइनस 200 तो कितना हो गया 30। तो यहाँ पे अंतर कितने का 10 का, यहाँ पे अंतर कितने का 30 का। तो यहाँ पे 10 का विभ्रम आ रहा है, मतलब एरर है वो 10 की आ रही है, जबकि यहाँ पे एरर है वो 30 की आ रही है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि उपर्युक्त समूहों का तुलनात्मक रूप से मतलब इनमें कंपेयर करना है। अब दो चीजों में कंपेयर करते हैं तो वो करते हैं कौन सा, सापेक्ष। ठीक, तो तुलनात्मक रूप से किस समूह का विभ्रम अधिक है, इन दोनों विभ्रमों मतलब दोनों समूहों में
जो विभ्रम ज्ञात करना है वो कौन सा विभ्रम ज्ञात करना है, तो सापेक्ष विभ्रम ज्ञात करना है। और जब तुलना की जाती है तो हमेशा कौन सा ज्ञात किया जाता है, सापेक्ष। क्यों किया जाता है समझाता हूं। देखो मान लीजिए दो दुकान वाले हैं। अब एक तो छोटा दुकान वाला है और एक बहुत बड़े शोरूम वाला है। छोटे दुकान वाले ने 1,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी और इनको 1,500 रुपए में दिन भर में बेच दी। बड़े दुकान वाले ने 1,00,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी और इनको 1,10,000 रुपए में बेच दी। अब डायरेक्टली देखें तो इसने 500 रुपए कमाए, इसने 10,000 रुपए कमाए। लेकिन इनमें कंपेयर करेंगे तो इसने कम पैसे लगा के भी 500 रुपए कमा लिए। तो यहाँ पे जो प्रतिशत लाभ है वो हो गया लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, और ये कितना हो गया 50%। भाई दो जीरो से दो जीरो कट गई, जीरो से जीरो, तो कितना आ गया 50%। जबकि यहाँ पे जो लाभ है वो कितने का, 10,000 का, कितने पे, 1,00,000 पे। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, प्रतिशत लाभ हो गया लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 1,00,000 और गुणा 100। तो यहाँ पे मात्र कितना है, 10% लाभ। अब देखो इसने कितना कमाया, 50% लाभ, इसने कितना कमाया, 10% लाभ। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला। कौन सा अच्छा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसने कम पैसे लगा के भी ज्यादा प्रतिशत लाभ कमाया है। अगर ये 1,00,000 रुपए लगाता तो ये 1,50,000 रुपए में वस्तुएं बेचता और 50,000 का मुनाफा कमाता। तो ज्यादा कौन सा अच्छा है, ये वाला है। हालांकि इसने 500 रुपए ही कमाए हैं और इसने 10,000 रुपए कमाए हैं, लेकिन इसने 500 रुपए कमाने के लिए मात्र 1,000 रुपए का इन्वेस्ट किया था, जबकि इसने 10,000 रुपए कमाने के लिए 1,00,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। तो अच्छा कौन सा है, ये वाला। कैसे पता चला, तो ये सापेक्ष है वो तुलना करने से। तो निरपेक्ष तुलना से इतना पता नहीं चलता, लेकिन सापेक्ष तुलना से पता लग सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अंबानी है, तो वो एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाए तो हम कहेंगे कुछ नहीं कमाया, लेकिन अगर हम एक दिन में 1 करोड़ कमा ले तो कहेंगे बहुत कुछ कमा लिया, सब कुछ कमा लिया। ठीक है, तो वही चीज है कि रिलेटिव जो एरर है तो वो हमें बताएगी कि कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। अब यहाँ पे देखो जो अंतर है, मतलब जो एरर है वो कितने की है, 10 की, लेकिन कितने पे, अनुमानित मूल्य पे ज्ञात की जाती है, तो 50 पे 10 की है। जबकि यहाँ पे जो 30 की है वो कितने पे है, 200 पे। तो कौन सी ज्यादा है, तो हम देखो फॉर्मूला लगाएंगे। रिलेटिव एरर जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू बट्टे एस्टिमेटेड वैल्यू। अब ये जो ए ग्रुप है इसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए जो ग्रुप है इसके लिए, ए ग्रुप के लिए एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 60 माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 50 बट्टे में भाग देंगे कितने का, 50 का। 60 में से 50 गया तो 10, 10 में 50 का भाग दिया तो कितना आ गया, 0.2। अब हम ज्ञात करते हैं बे ग्रुप के लिए। एक्चुअल वैल्यू कितनी है बे ग्रुप के लिए, तो ये है 230 माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 200 बट्टे में क्या आएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू 200। 230 में से 200 गया तो 30 बट्टे 200। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 3 बट्टे 20, इसका मतलब 1.5 बट्टे 10, 1.5 में 10 का भाग देंगे तो 0.15। अब ज्यादा कौन सा है, ये वाला। प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस समूह का विभ्रम अधिक है, तो कौन से का अधिक है, ए ग्रुप वाले का। तो देखो वैसे देखें तो 10 का ही अंतर है, लेकिन वो कंपेरेटिवली या परसेंटेज में देखें तो ये ज्यादा है। यहाँ पे 30 का अंतर था, लेकिन वो परसेंटेज में देखें तो कम है। अब आपको पूछा गया है कि तुलनात्मक रूप से, तो जब तुलना करनी हो तो कौन सी एरर ज्ञात करनी है, रिलेटिव एरर ज्ञात करनी है, सापेक्ष एरर ज्ञात करनी है। तो सापेक्ष एरर ज्ञात करने से पता चला कि कौन से समूह का तुलनात्मक रूप से विभ्रम अधिक है, तो उत्तर आएगा ग्रुप ए का, मतलब ए ग्रुप का। ये होगा आपका उत्तर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है, समंकों के संग्रह से पूर्व आवश्यक है। देखो आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं,
अब आपने डाटा कलेक्ट करने की शुरुआत की, लेकिन उससे भी पहले क्या चीज आवश्यक है? मतलब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसको वर्गीकृत करते हैं, सारणियों में व्यवस्थित करते हैं, फिर है ना आगे की चीजें करते हैं। लेकिन वो सारा काम करने से पहले क्या जरूरत है? ऑप्शन पढ़ेंगे। उद्देश्य निश्चित करना, बिल्कुल सही। आपका एक टारगेट होना चाहिए। जैसे आप किसी गांव में जाते हैं और किसी लड़की के बारे में पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ तक पढ़ी हुई है, वो क्या करती है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कैसी है ना, वो व्यवहार में कैसी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो व्यवहार में कैसी है ना, उसका जो उसके जो संस्कार है वो कैसे हैं, उसका चाल चलन कैसा है, उसका परिवार है, उसके पूर्वज है वो कैसे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें वो है। तो ये चीजें आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका एक उद्देश्य है कि आप उस लड़की से सगाई करना चाहते हैं। तो उद्देश्य हमारा पहले होना चाहिए, तभी हम वहां पे जाएंगे। अगर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों वहां पे जाएंगे? तो ये सबसे जरूरी है, क्या? उद्देश्य निश्चित करना। तो डाटा कलेक्ट करने से पहले भी क्या होना चाहिए? उद्देश्य है वो निश्चित होना चाहिए। फिर देखो लिखा हुआ है सारणीयन करना। तो ये तो डाटा कलेक्ट करने के बाद में जो अवांछनीय डाटा है उनको हटा देंगे और जो हमारे काम के उनको रख लेंगे, फिर उनको हम व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में सारणीयन करेंगे। तो ये तो बाद की प्रक्रिया है। वर्गीकरण करना ये भी डाटा कलेक्ट करने के बाद में करते हैं, और विश्लेषण करना ये भी डाटा कलेक्ट करने के बाद में करते हैं। तो इससे पहले कौन सा है? उद्देश्य निश्चित करना। अगला सवाल है, सांख्यिकीय आंकड़े उद्देश्य को पूरा करते हैं जब वे ऑप्शन ए में वर्गीकृत हो। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्गीकृत और अवर्गीकृत दो प्रकार के डाटा होते हैं। सीधा सीधा कहूं तो देखो, एक तो ऐसे होते हैं 5, 6, 7, 8 ऐसे। एक होते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब इनमें से कौन सा वर्गीकृत है, कौन सा अवर्गीकृत है, आप अभी टेंशन मत लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, याद रह जाएगा। ठीक, एक तो इनमें से है वर्गीकृत और एक है अवर्गीकृत। तो सांख्यिकीय आंकड़े उद्देश्य को पूरा करते हैं जब वे वर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो, हाँ ये तो होते ही है। फिर लिखा हुआ है नीति निर्धारण में सहायक हो, फिर लिखा हुआ है जटिल हो। तो जटिल वाले का तो कहीं बैठता ही नहीं। अब देखो ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है कि नीति निर्धारण में सहायक हो। अगर ये नीति निर्धारण में सहायक ही नहीं हो तो फिर वो हमारे आंकड़े किस काम के? तो ये तो दो तो हो गए आंकड़ों के प्रकार, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन इसने पूछा है कि सांख्यिकीय आंकड़े उद्देश्य को पूरा करते हैं जब वे, मतलब उनमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन सी है कि वे नीति निर्धारण में सहायक होने चाहिए। अगर वो नीति निर्धारण में सहायक ही नहीं है तो फिर वो हमारे आंकड़े कोई काम के नहीं है। मतलब जैसे आपको सगाई के लिए लड़की ढूंढनी है, तो आपके वो जो सूचनाएं हैं वो आपकी सगाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गांव में जाके पूछा और वो जो बताने वाला वो पड़ोस की किसी अन्य लड़की के बारे में आपको बता रहा है, तो वो आपके कोई काम की चीज नहीं है, वो सूचना कोई आपके काम की नहीं है। तो जो आप चाहते हैं सूचना, वो आपके उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, उद्देश्य को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो नीति निर्धारण में सहायक हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कर लें, फिर आगे वाला पढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न है, अनुसंधान के लिए अशिक्षित समुदाय के क्षेत्र से प्राथमिक समंकों के संग्रहण की जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र मतलब है प्राथमिक डाटा है वो कलेक्ट करना है, और क्षेत्र कौन सा होना चाहिए? अशिक्षित। अशिक्षित लोगों से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखो कुछ बातें ऐसी होती है वो नहीं जानते, तो वैसी बातें आप दूसरे व्यक्तियों से पूछेंगे। जैसे मान लीजिए अशिक्षित व्यक्तियों को नहीं पता है कि उनके गांव में कितने लोग पढ़े हुए हैं, या कौन कौन कहाँ तक पढ़ा हुआ है, और उनका क्या व्यवसाय है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, वो खेती के साथ में पशुपालन करते हैं तो कितना उनको मुनाफा होता है। तो ये सारी चीजें अशिक्षित व्यक्ति इतना एग्जैक्टली नहीं बता सकता। वह स्वयं के बारे में तो बता पाएगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में नहीं बता पाएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, वहां पे किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में जाके, या किसी मतलब मुखिया के पास में जाके, या सरपंच के पास में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जब कल मैंने आपको बताया था कि जो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक अनुसंधान विधि है, वो विधि वही है जो अभी आपको बताई जा रही है कि आप किसी मुखिया से जाके मिलते हैं।
तो ये मुखिया से मिलने वाली विधि अशिक्षित समुदाय के लोगों से अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो वहां पे यूज करनी होती है। तो इसका ध्यान रखिए कि अशिक्षित लोगों के लिए अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि यूज करनी है। अप्रत्यक्ष मतलब आप प्रत्येक व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्टली आप किसी उनके एक मुखिया से मिलेंगे और मौखिक अनुसंधान मतलब उससे बातचीत करके उस मुखिया से और आप डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो सबसे पहला तो लिखा हुआ है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, तो ये काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अशिक्षित समुदाय है तो फिर वो आपको डायरेक्ट जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो ये गलत हो गया। फिर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, ये हो जाएगा सही। तीसरा है संवाददाताओं द्वारा सूचना। देखो संवाददाताओं द्वारा जो सूचना ली जाती है वो अशिक्षित से भी ली जा सकती है और शिक्षित से भी ली जा सकती है। और दूसरी बात ये कि संवाददाताओं द्वारा सूचना तब ली जाती है जब मान लीजिए कोई घटना है घटित हुई और उसको तुरंत न्यूज़पेपर में छापना है या तुरंत लाइव उसकी रिपोर्ट है वो टीवी पे दिखानी है, तो वहां पे संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है। फिर स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना, ये भी सेम उसके जैसा ही, संवाददाताओं वाला जैसा ही। आपने स्थानीय स्रोत छोड़ रखे हैं, गुप्त सूत्र छोड़ रखे हैं, और वो जो गुप्त सूत्र है स्थानीय स्रोत है वहां से आपको सूचना मिली। या मान लीजिए किसी गांव के व्यक्ति से, वहां का जो स्थानीय मूल निवासी है उससे आपको ये सूचना मिली, तो वो भी स्थानीय स्रोत द्वारा सूचना होगी। तो ध्यान रखना है अशिक्षित समुदाय के लिए कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब आप खुद नहीं जाएंगे, इनडायरेक्टली किसी मुखिया से मिलेंगे और मौखिक रूप से वार्तालाप करेंगे, और ये अनुसंधान विधि है। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि यूज करने वाले हैं। अगला है अनभिनत। देखो एक तो था अभिनत मतलब बाइस्ड, और यह है अनभिनत विभ्रम मतलब अनबाइस्ड एरर। अनबाइस्ड एरर मतलब आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ठीक वैसा विभ्रम किस कारण उत्पन्न होता है? तो गणकों का पक्षपात, तो पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए। दोषपूर्ण न्यायदर्श मतलब न्यायदर्श का मतलब होता है सैंपल, आपने जो सैंपल लिया वो दोषपूर्ण रह गया, तो ये भी उसी की विधि है। कौन से की? अभिनत वाले की या बाइस्ड वाले की। ये है लापरवाही या संयोग बस होने वाली एरर। तो अनभिनत मतलब अनबाइस्ड, आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं था, आपने पहले से निर्धारित नहीं कर रखा था कि इसको फला व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, तो ये लापरवाही से हो गया या फिर संयोगवश हो गया, मतलब आप जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहते थे, संयोग से ऐसा हो गया। और चौथा है सूचकों के पक्षपात से। तो चाहे सूचक मतलब सूचना देने वाला हो वो पक्षपात करे, या गणक मतलब गणना करने वाला हो वो पक्षपात करे। पक्षपात विधि है वो तो कौन सी होती है? अभिनत मतलब बाइस्ड होती है, या दोषपूर्ण न्यायदर्श, या जो आप जो मशीनें यूज करते हैं अगर उनमें दोष है तो वो तो सारी बाइस्ड ही होती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है वो तराजू इस प्रकार से यूज करता है कि उसमें जो बाट है उसके नीचे कुछ लगा रहता है, तो या तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा लगा देता है, जैसे उसको कुछ वस्तु खरीदनी है तो बाट के नीचे कुछ चुंबक वगैरह लगा देगा, या जो तराजू है उसके नीचे एक छोटी चुंबक है वो चिपका देगा, तो वो तो हो गया बाइस्ड, वो जानबूझ के कर रहा है। और संयोगवश ऐसा हो जाए तो वो अनबाइस्ड होता है। तो अनबाइस्ड के लिए ध्यान रखना है लापरवाही या संयोगवश। अगला सवाल है विस्तृत क्षेत्र में शोध कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? पहले देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर, क्या ये अपन यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जाते हैं एक लेटर में कुछ प्रश्न लिखते हैं और वहां पे उपस्थित लोगों को बांट देते हैं, वो उत्तर लिखते हैं और वापस लेते हैं, ये होती है प्रश्नावली विधि। तो विस्तृत क्षेत्र में क्या आप प्रश्नावली भरवा सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है। आप अगर लोगों को प्रश्न बांटेंगे तो वो ले लेके भाग जाएंगे इधर उधर। आप कलेक्ट करने पहुंचोगे तो पता चलेगा कि 100 प्रश्नावलियां बांटी थी, मतलब 100 पेपर बांटे थे और उसमें 2 ही मिले हैं, बाकी 98 है वो पेपर लेके भाग गए हैं, ठीक है। तो सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाना ये तो विस्तृत क्षेत्र में नहीं है। सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। आप डायरेक्ट जा जाके एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप जा जाके डायरेक्ट एक एक व्यक्ति से मिलते हैं तो कितने लोगों से मिल लेंगे? एक दिन में मान लो 50 जनों से मिल लोगे, 100 लोगों से मिल लोगे। लेकिन विस्तृत क्षेत्र में अगर अनुसंधान करना है तो आप प्रत्यक्ष विधि है वो भी इतनी ज्यादा लाभदायक नहीं है।
ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। हाँ, इसमें मान लीजिए आप पूरे गांव के बारे में सूचना जाननी है तो आप वहां के सरपंच से, मुखिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां के जो पटवारी है, वहां के जो ग्राम सेवक है, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटी जो जानकारी है वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि ओलावृष्टि में फसल खराब हो जाती है, तो कायदे से वहां पे एक एक घर में जाके, मतलब प्रत्येक खेत पे जाके और पटवारी को, गिरदावर को वहां पे गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, 5-7 जो ढाणियां होती है, 5-7 खेत होते हैं, उनमें एक जगह जाके और सबके बारे में वो सूचना कलेक्ट कर लेते हैं। या फिर मान लीजिए बड़ा जैसे सर्किल है या बड़ा एरिया है, तो उसमें एक जो मुखिया है उससे पूछ के वो सूचना कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही अन्य क्षेत्र में वहां से एक जने से सूचना कलेक्ट करी, तो ये विस्तृत क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही उपयोगी है। अगला है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। अब आप देखेंगे कि संवाददाता होते हैं वो भी जगह जगह पे, अलग अलग शहर में अलग अलग संवाददाता छोड़े हुए होते हैं और वो अलग अलग शहर की, अलग अलग स्थानों की न्यूज है वो एक जगह क्लिक करके और वापस दे देते हैं। तो ये दोनों ही विधियां ऐसी है जो विस्तृत क्षेत्र के लिए है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी सही है? तो यहाँ पे प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो विस्तृत क्षेत्र में शोध कार्य के लिए, मतलब आपको साइंटिफिक कार्य करना है, शोध करना है, रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के लिए आप संवाददाता भेजते हैं क्या? नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं फिर रिसर्च करते हैं। ठीक, तो ये विधि हो जाएगी सही। तो फिर ये संवाददाताओं वाली ये क्या होती है, तो आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे, नोट। संवाददाताओं द्वारा सूचना तब प्राप्त की जाती है जब सूचना शीघ्र प्राप्त करनी हो, जब सूचना शीघ्र प्राप्त करनी हो एवं एवं सूचना के एवं सूचना के 100% शुद्ध होने की, एवं सूचना के 100% शुद्ध होने की आवश्यकता अत्यधिक नहीं हो। मतलब सूचना ऐसा नहीं कि 100% एग्जैक्ट ही होनी चाहिए, आपको जल्दी से सूचना चाहिए तो आप वहां पे संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो आप अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक अनुसंधान विधि है वो यूज करते हैं। तो ये दो जगह यूज होती है, एक तो अशिक्षित वर्ग में और दूसरी अगर विस्तृत क्षेत्र है और आपको शोध कार्य करना है, साइंटिफिक कार्य करना है, तो आपको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है वो यूज करनी है। ठीक, अगला सवाल है जनगणना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए, क्योंकि जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण से नहीं हो पाई है। तो जनगणना अभी एक करंट का विषय है और कुछ दिनों में जनगणना स्टार्ट होने ही वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल करंट के हिसाब से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए जनगणना के लिए कौन सी होती है, तो आप जानते हैं कौन सी होती है, प्रगणकों द्वारा, लिख लीजिए, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर, अनुसूचियों को भरकर। प्रगणक खुद भरेंगे, जैसे मैं प्रगणक हूं, टीचर हूं मान लीजिए, मैं जाऊंगा और एक घर पे जाके उस सारे सदस्यों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करूंगा और खुद उन अनुसूचियों को भरूंगा, मेरे हाथ से उसमें लिखूंगा। तो प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति। तो ये विधि यूज होगी किसके लिए? जनगणना के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यही सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने थ्योरी का पार्ट है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास से हम पढ़ेंगे सारणियन, और अब आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा